वेलकम बैक। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं और अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वाज़ेह पैगाम। सेनेट के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम आने वाली है, कोशिश करेंगे आइन के मुताबिक पेश करेंगे। आप 27वीं तरमीम पर तकरीर करेंगे, राय देंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि कमेटी में मामला जाएगा, इस कमेटी में कौमी असम्बली की कमेटी भी आ जाएगी। ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि हम अभी अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। दीगर इत्तेहादी जमातें MQM, ANP, BAP को भी एतमाद में लेना है। इसहाक़ डार ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी दस्तावेज आपके सामने पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत से कहता हूँ कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आएँ। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान देखा था, बयान देना उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने जिन बातों की निशानदही की वो हवा में नहीं की, उन पर बात हुई है। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं और अब हम दूसरे इत्तेहादियों को लाएंगे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी। ज़ेर गौर तरमीम में आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली शामिल है, जिसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात की ज़िली सतह पर वापसी भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की मुमकिन तजावीज़ को हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। ताहम आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत जल्दबाजी से गुरेज करेगी। इसी वजह से ये तरमीम आज के इजलास में पेश नहीं हुई। कल कौमी असम्बली में भी पेश होने का इम्कान नहीं। हतमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले हुकूमत दीगर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। 27वीं आईनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां बिल के इजलास में जायजा लेंगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते मंजूर किया जाएगा। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी है। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम होगी, जिसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तस्लीम करना है। 27वीं तरमीम का फैसला पहले हो चुका था। पीपल्स पार्टी टोपी ड्रामे में शरीक है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। साबिक स्पीकर असद कैसर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आज अपोजिशन का हंगामी इजलास बुलाया था। 27वीं तरमीम का पेंडोरा बॉक्स खोला गया। बिलावल का भी जो ट्वीट आया है तशवीशनाक है। रहनुमा PTI का कहना था कि मियाँ साहब का नारा अब वोट को इज्जत दो कहाँ किया। इस इक़्तिदार का आपने क्या करना है जो पाँव पड़ने की बुनियाद पर दिया जाए। नवाज शरीफ खुद को वोट को इज्जत देने का चैम्पियन समझ रहे थे, वो खामोश हैं। हमने PTI को भी अपने सिफारिशात भेजी हैं। अगर बानी PTI से मुशावरत हो जाती है तो प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। हम हर सूरत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम के पास जाएंगे। हम इस पर पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है, लेकिन हरफ़ आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। उनका कहना था कि आइन पाकिस्तान में 26 तरामीम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत अगर मुत्तफ़िक हो तो आइन में तरमीम होती है। 26वीं तरमीम के बाद जिन चीज़ों पर बात हो रही है होती रहेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मज़बूत बातचीत और बहस जमहूरियत का खासा है और वो होता रहना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन पर पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बातचीत हो रही है। बुनियादी मसाइल पर बात बनती है, फौरी तौर पर ये चीज़ें नहीं होती। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है 27वीं तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। आइन में दर्ज है किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर कोई राय देंगे। 18वीं तरमीम रिवर्स करने से रियासत और जमहूरियत को नुकसान होगा। 26वीं तरमीम कबूल थी, ना 27वीं तरमीम कबूल करेंगे। पाकिस्तान में चेहरे नहीं, निज़ाम तब्दील होने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ना 26वीं आइनी तरमीम को कबूल किया और ना ही 27वीं आइनी तरमीम को कबूल करेंगे। मुल्क का आइन एक मुतफ़िका दस्तावेज़ है। जिन पार्टियों को लोगों ने मुस्तरद किया था उन्हें कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें दे दी गईं। फॉर्म 47 का सिस्टम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहा।
PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے سامنے والی یہ باتیں انتہائی خوفناک ہیں۔ ہم 27ویں ترمیم اور اس اسمبلی کے استحقاق کو رد کرتے ہیں۔ کوئی بھی آئینی ترمیم فارم 47 والی اسمبلی نہیں کر سکتی۔ پنڈی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آزاد عدلیہ کے تصور کا ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم اس ترمیم کی ہر حال میں مخالفت کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں تمام جماعتوں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ وزیراعظم 8 نومبر کو ایک روزہ دورے پر آذربائیجان جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تقریب میں ترکیہ کے صدر طیب اردوغان بھی باکو میں موجود ہوں گے۔ دورے میں وزیراعظم آذربائیجان کے صدر کے علاوہ ترکیہ کے صدر سے بھی ملیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق آنے والے مہینوں میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف پاکستان کا بھی دورہ کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات نئے اور مضبوط مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون خوش آئند ہے۔ آئندہ چند ماہ قبل ایرانی صدر کے پاکستان کے تاریخی دورے نے تعلقات کا نیا باب رقم کیا۔ ایران کے سفیر رضا امیری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام، حکومت اور میڈیا نے مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ایران کی عوام پاکستان کی دوستی، بھائی چارے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میڈیا کے شعبے میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنایا جائے گا۔ آج دستخط ہونے والے معاہدے تعاون کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ IPPs معاہدوں کی منسوخی اور نظر ثانی سے حکومت کو کھربوں روپے کی بچت ہوئی۔ دباؤ کے باوجود متعدد IPP سے معاہدے منسوخ کیے گئے۔ ذرائع وزارت توانائی کا دعویٰ 20 سال قبل 40 IPP سے بجلی کے مہنگے معاہدے کیے گئے تھے۔ بجلی پیدا نہ کرنے کے باوجود کیپیسٹی چارجز کی مد میں اربوں روپے کی ادائیگیاں ہوئیں۔ IPPs کے مہنگے معاہدوں سے عوام کی جیبوں سے 3.6 ٹریلین روپے سالانہ نکلوائے جانے تھے۔ ملک میں چینی کی کمی یا قیمتیں بڑھنے کی ذمہ دار شوگر انڈسٹری نہیں بلکہ حکومتی اقدامات سے بے چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بتا دی۔ کہا غیر معیاری درآمدی چینی بیچنے کے لیے FBR پورٹلز بند کیے گئے ہیں، جس سے مارکیٹ میں چینی کی کمی ہوئی اور قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کو اکتوبر کے آغاز پر ہی مختلف خطوط کے ذریعے آگاہ کیا تھا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مختلف اضلاع میں قائم شوگر ملز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ صرف حکومتی نامزد ڈیلرز کو ہی چینی فروخت کی جائے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ وہ براہ راست مارکیٹ میں چینی فروخت نہ کریں۔ کراچی میں ڈمپر گردی کے واقعات نہ تھم سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 معصوم شہری جان کی بازی ہار گئے۔ کراچی پولیس ڈمپر مافیا کے خلاف کارروائی اور شہر میں دفعہ 144 کے مکمل نفاذ میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان ملک۔ جی ذیشان۔ بالکل، کراچی شہر میں جو ڈمپر گردی ہے وہ اس کے واقعات جو ہیں وہ تھم نہیں سکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہیں ڈمپر گردی کے واقعات میں 2 شہری جاں بحق جبکہ 3 جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات 4 ماہ قبل شادی ہونے والے جوڑے کو ڈمپر گردی کا شکار ہوا ہے۔ وہ جوڑا جس میں 24 سالہ شاہزیب جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، ڈمپر گردی کا شکار ہوا، جبکہ اس کی 4 ماہ قبل شادی شدہ دلہن ہے وہ سول ہاسپٹل میں شدید زخمی حالت میں موجود ہے۔ جبکہ اب سے کچھ دیر قبل لانڈی کے علاقے میں بھی ڈمپر گردی کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں 2 نوجوان موٹر سائیکل سواروں کو ڈمپر نے کچل ڈالا ہے، جس میں ایک جو نوجوان ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھا ہے، جبکہ دوسرا جو نوجوان ہے وہ جناح ہاسپٹل میں جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر قائد میں جو فیس لیس ای ٹکٹنگ چالان اور کیمروں کے تحت جو ٹریفک کا نظام چلانا تھا وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کروانا تھا، تاہم جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں کراچی پولیس جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو پابندی ہیوی ٹریفک پر لگائی گئی ہے وہ یہاں پر اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر میں جو ہے وہ ڈمپر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈمپر مافیا کے سرغنہ ہیں ان کو مبینہ طور پر پولیس کی جو ہے سرپرستی بھی حاصل ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ ہم نے جو گزشتہ رات واقعہ ہوا تھا اس میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں لیاقت محسود وہ اپنے 30 سے زائد مسلح گارڈز کے ساتھ وہاں پر جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، اسلحے کی نمائش کی، جبکہ شہر میں اس ٹائم دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ نافذ العمل
अमल है। शहर में एक इंटरनेशनल एक्सपो भी हो रही है और जबकि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल डे की तकरीबात भी शहर में जारी हैं, जिसके लिए कराची पुलिस की जानिब से, कमिश्नर कराची की और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज किया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी SSP सिटी आरिफ अजीज़ के ही इलाके में 1 नवंबर को सिटी कोर्ट के अंदर वकला के जो इंतखाबात के उसके दौरान भी जदीद असले से हवाई फायरिंग का जो मामला था वो भी देखने में सामने आया था। मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन SSP सिटी की तरफ से उस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। SSP सिटी जो हैं वो हवाई फायरिंग और जदीद असले की नुमाइश और दफ़ा 144 की जो पाबंदी है उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देते हैं। जी, कराची के ज़िला वस्ती में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिविल डिफेंस से मुतल्लिक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोनिहा शाह ने की। इजलास में टाउन इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने ज़िले में जारी सरगर्मियाँ, दस्तियाब वसाइल और रज़ाकारों की तरबियत से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ने अवामी आगाही बढ़ाने और रज़ाकाराना खिदमात के फ़रोग़, इदारों के दरमियान बेहतर रवाबित पर जोर दिया। उनका कहना था बाहमी ताउन के साथ अवामी तरबियती सेशंस, आगाही मुहिम्मात और इस्तेदाद कार बढ़ाने के इक़दाम जारी रखे जाएँ। इजलास में बताया गया ज़िला वस्ती में कौमी रज़ाकारों की भर्ती का अमल जारी है और ख्वाहिशमंद अफराद DC ऑफिस वस्ती से रब्ता कर सकते हैं। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की रंगारंग तकरीबा जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। गुरुद्वारा जात और शहर भर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अजमल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में, जहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की रंगारंग तकरीबात जारी है। पाकिस्तान समेत अंदरूने और बैरूने ममालिक सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है और भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँचेंगे और अपनी मजहबी रस्मात अदा करेंगे। जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें खाना, फूड, रहाइश और मेडिकल शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि DPO फराज अहमद की तरफ से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट और शार्प शूटर भी तैनात किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट के जरिए मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गुरुद्वारा जात और सातों गुरुद्वारों और शहर भर के चौकों और चौराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जो कि एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।